दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है क्योंकि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने कौन से स्टॉक्स को बाय किया पिछले एक क्वार्टर के अंदर। तो इसके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप सब लोगों के लिए और ग्रो फैमिली के लिए भी आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी मैं वीडियो बना रहा हूं तो हम ऑलमोस्ट 300 के सब्सक्राइबर्स को टच करने वाले हैं। जब तक आप वीडियो देख रहे होंगे तो शायद हमारे 3 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर्स जा चुके होंगे। तो जिसके चलते जो लोग हमारे साथ बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, मैं सबको सबसे पहले थैंक यू धन्यवाद करना चाहता हूं पूरे ग्रो फैमिली की तरफ से कि आप इतने टाइम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि इस चैनल पे हम हर वीक ट्राई करते रहते हैं कि आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आते रहें जो आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनने में काफी ज्यादा हेल्प कर सके। और दोस्तों आने वाले अगले साल में भी हम ऐसे ही वीडियोस लेके आते रहेंगे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, ताकि हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है कि आपके तक सही इंफॉर्मेशन सिंपल टर्म्स में पहुंच सके, ताकि आप अपना डिसीजन खुद से ले सकें कि कौन से स्टॉक को आपको बाय करना है, ना कि कोई आदमी आके आपको बताए कि आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। क्योंकि जिस दिन आप खुद से डिसाइड करना स्टार्ट कर देंगे, हमें लगेगा कि हमारा ये वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव पूरा हो चुका है और जिसके चलते हम टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। तो अगर हम पिछला अपनी जर्नी देखें, जब हमने एक बहुत छोटे से स्केल से शुरू किया था, तो हम अलग अलग तरीके की वीडियोस आपके पास लेके आते रहते हैं, जैसे कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स, स्टॉक्स इन न्यूज। हम वहां पे बात करते हैं उन स्टॉक्स का जो स्टॉक स्पॉटलाइट के अंदर है या जो न्यूज के अंदर है। इसके अलावा हमने बात किया ग्रो रिपोर्ट कार्ड के बारे में, जहां पे हमने आपको बताया कि अलग अलग टाइम पे कौन से स्टॉक्स ने एक अच्छा रिटर्न बना के दिया। इसके अलावा हम आईपीओ के लिए आपको हर वीडियो में अपडेट देते रहते हैं जब भी कोई नया आईपीओ आता है, ताकि आपके तक सही इंफॉर्मेशन पहुंच सके, जो इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से अनबायस्ड हो। तो यहाँ पे अगेन मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूंगा। आगे भी आने वाले टाइम के लिए आप सब लोग हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहें, क्योंकि जब आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं तो हमारे अंदर और कॉन्फिडेंस आता है ऐसी वीडियोस बनाने का, ताकि हम आपके तक सही इंफॉर्मेशन लेके आ सकें। तो यहाँ पे मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जो लोग हमारी वीडियोस को फॉलो करते हैं लेकिन हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कि जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमारी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो को मिस ना करें। चलिए कम टाइम लेते हुए मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो यूट्यूब चैनल में। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और सबसे पहले बात करते हैं उन स्टॉक्स का जिनको राकेश झुनझुनवाला ने सितंबर क्वार्टर के अंदर बाय किया है। तो मैं बात करता हूं पहले ऐसे स्टॉक का जहां पे राकेश झुनझुनवाला ने काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है पिछले क्वार्टर के अंदर। लेकिन दोस्तों स्टॉक पे मूव करने से पहले मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन वापस से देना चाहूंगा कि इस वीडियो के अंदर हमने जो भी स्टॉक्स का नाम लिया गया है वो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए लिया है। हम कहीं पे भी किसी भी स्टॉक को बाय एंड सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं देते। तो ये एज ए इंफॉर्मेशन आपके लिए जरूरी है कि बड़े इन्वेस्टर्स ने कहां पे इन्वेस्ट किया है, लेकिन आपका अपना रिस्क एपेटाइट होता है, बड़े इन्वेस्टर्स का अपना इन्वेस्टिंग फिलॉसफी होती है। तो जिसके चलते आप अगर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं उससे पहले अपनी रिसर्च जरूर कर लें, ताकि आपको पता चले कि कौन सा स्टॉक आपके लिए सही है या कौन सा स्टॉक आपके लिए सही नहीं है। दोस्तों पहला स्टॉक जहां पे राकेश झुनझुनवाला ने पिछले क्वार्टर के अंदर एंट्री किया है, स्टॉक का नाम है वोटेक वैभव। तो अगर इस कंपनी का अगर हम बात करें तो ये कंपनी वाटर ट्रीटमेंट सेक्टर के अंदर है, और राकेश झुनझुनवाला ने इस कंपनी के 50 लाख शेयर्स की बाइंग की है। अगर हम वैल्यू की बात करें तो उन्होंने 107 करोड़ की बाइंग की है इस कंपनी के अंदर। तो इस कंपनी का दोस्तों एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि उन्होंने टोटल शेयर होल्डिंग का 8% होल्डिंग खुद से खरीद लिया, लाइक अपनी वाइफ के नाम पे खरीदा है। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं इस कंपनी का, तो ये कंपनी वाटर ट्रीटमेंट सेक्टर से निकल के आती है। और वाटर ट्रीटमेंट सेक्टर की अगर हम बात करें तो इस सेक्टर की एक और कंपनी है आयन एक्सचेंज, जहां पे राकेश झुनझुनवाला ने बहुत टाइम पहले से इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। और आयन एक्सचेंज के ऊपर शायद हमने आपको पहले भी बताया था कि वो कंपनी एक टाइम पे 400 रुपीज के लेवल पे ट्रेड करती थी, लेकिन करंटली वो कंपनी 700 रुपीज से ऊपर ट्रेड कर रही है। तो यहां से हमें पता चलता है कि राकेश झुनझुनवाला का काफी फोकस वाटर ट्रीटमेंट सेक्टर के अंदर है, जहां पे उन्होंने एक स्टॉक पहले बाय किया हुआ था, लेकिन एक नया स्टॉक वाटेक विभाग में यहां पे उन्होंने वापस से बाइंग किया है। दोस्तों अगर हम इस कंपनी के शेयर प्राइस की बात करें तो करंटली इस कंपनी का शेयर प्राइस 210 रुपीज के आसपास ट्रेड करता है। लेकिन अगर इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि जब कोविड सिचुएशन पीक पे था तो इस कंपनी का शेयर प्राइस एक टाइम पे 77 रुपीज को भी टच किया था। मतलब वहां से लेकर अभी तक कंपनी 158% ऊपर जा चुकी है। अगर मैं एक साल पहले की बात करता हूं तो एग्जैक्ट एक साल पहले कंपनी का शेयर प्राइस 170 रुपीज हुआ करता था।
मतलब कि इस सेक्टर में दूसरी कंपनी थी आयन एक्सचेंज, जिसने पहले ही अपने इन्वेस्टर्स को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है, लेकिन इस कंपनी ने अभी तक अपने इन्वेस्टर्स को मल्टीबैगर रिटर्न नहीं दिया है पिछले कुछ टाइम के अंदर। दोस्तों बात करते हैं सेकंड स्टॉक की, जहां पे राकेश झुनझुनवाला ने बाइंग किया है पिछले एक क्वार्टर के अंदर। तो ये कंपनी उनके पोर्टफोलियो के अंदर नहीं है, बल्कि ये कंपनी पहले से उनके पोर्टफोलियो के अंदर था, लेकिन उन्होंने अपने स्टेक को इस कंपनी के अंदर बढ़ाया है और इस कंपनी का नाम है एग्रोटेक फूड लिमिटेड। तो दोस्तों अगर हम एग्रोटेक फूड लिमिटेड की बात करें तो ये कंपनी एडिबल ऑयल और इसके अलावा फूड प्रोडक्ट्स बनाती है। अगर आपने इसके ब्रांड के बारे में नहीं सुना है तो मैं आपको इसके ब्रांड का नाम बता देता हूं। सनड्रॉप ऑयल्स के बारे में आपने सुना होगा, जो कि इस कंपनी का एक प्रोडक्ट है। तो इस कंपनी के अंदर राकेश झुनझुनवाला ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया है पिछले क्वार्टर के अंदर। तो दोस्तों अगर हम टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इस कंपनी के अंदर राकेश झुनझुनवाला का 150 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट है और उन्होंने इस कंपनी के 19,50,000 स्टॉक्स से ज्यादा के स्टॉक्स बाय करके रखे हुए हैं। अगर हम टोटल शेयर होल्डिंग की बात करें तो उसके अंदर राकेश झुनझुनवाला का 8% से ज्यादा स्टेक है इस कंपनी के अंदर। दोस्तों इस कंपनी का करंट शेयर प्राइस 787 रुपीज के आसपास का है और इस कंपनी ने पिछले एक साल के अंदर अपने इन्वेस्टर्स को 28% का रिटर्न बना के दिया है। लेकिन अगर हम कोविड टाइम के लोज की बात करते हैं, उसके कंपैरिजन में कंपनी ऑलमोस्ट 100% ऊपर जा चुकी है। मतलब कि अगर आपने तब पैसा इन्वेस्ट किया होता तो आपका पैसा दोगुना हो गया होता। लेकिन हमेशा इन्वेस्टमेंट लंबे टाइम के लिए होती है, ये एक फैक्ट था जिसके बारे में आपको सिर्फ बताना चाहता था। दोस्तों बात करें थर्ड कंपनी की, जो राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में नया एडिशन है, और इस कंपनी के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं एक वीडियो के अंदर जब इसकी न्यूज पब्लिक हुई थी। तो इस कंपनी का नाम है टाटा मोटर्स। ये कंपनी ऑटो सेक्टर से आती है, जो कि पिछले कुछ टाइम से बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। अगर हम टाटा मोटर्स की बात करें तो राकेश झुनझुनवाला ने ऑलमोस्ट 700 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है इस कंपनी के अंदर और 4 करोड़ से ज्यादा के शेयर्स को एक्वायर किया है, जिससे आपको समझ में आएगा कि इस कंपनी के अंदर राकेश झुनझुनवाला का जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो कितना ज्यादा है। और टाटा ग्रुप की ये एक तीसरी कंपनी है जिसमें राकेश झुनझुनवाला ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, क्योंकि इससे पहले राकेश झुनझुनवाला ने इंडियन होटल्स और इसके अलावा टाइटन के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ था। तो यहां पे दोस्तों अगर हम इंटरेस्टिंग चीज के बारे में बात करें तो टाटा मोटर्स का करंट शेयर प्राइस 180 रुपीज के आसपास ट्रेड करता है। लेकिन कोविड सिचुएशन का अगर हम बॉटम की बात करते हैं तो एक टाइम पे इसका शेयर प्राइस 70 रुपीज पे चला गया था। लेकिन पिछले कुछ टाइम के अंदर जैसे ही ऑटो के अंदर सेल्स का इंप्रूवमेंट देखा गया है, तो टाटा का जो मार्केट शेयर था उसके अंदर भी हमें एक अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। और माना जा रहा है कि टाटा मोटर्स ने बोला भी है कि आने वाले टाइम में वो एक डेट फ्री कंपनी बनना चाहते हैं। लेकिन वो कैसे डेट फ्री कंपनी बनेंगे वो तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन पिछले कुछ टाइम के अंदर जैसे ही टाटा मोटर्स ने नई गाड़ियों का रिलीज किया था, उनका मार्केट शेयर हमें इंप्रूव होता दिखा है पिछले कुछ टाइम के अंदर। लेकिन आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्मेंस रहेगा वो तो हमें आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। लेकिन दोस्तों अगर आपने टाटा मोटर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है या आप ऑटो की किसी भी कंपनी के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑटो कंपनीज का हर मंथ डेटा आता है जहां पे कंपनीज अपनी सेल्स के बारे में बताती हैं। और वहां पे जाके आप देख सकते हैं कि मंथ ऑन मंथ सारी कंपनीज कैसा परफॉर्म कर रही हैं और जिस कंपनी के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। क्योंकि जैसे अगर हम टाटा की बात करते हैं तो टाटा का जो बिजनेस है वो इंडिया के अंदर तो है ही है, जहां पे कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर और इसके अलावा पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर दोनों साइड पे काम करता है। इसके अलावा इनका जैगुआर रेंज रोवर का बिजनेस जो कि चाइना और इसके अलावा यूरोप में काफी ज्यादा फैला हुआ है। तो अगर आप इस कंपनी का एनालिसिस करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि कंपनी के पूरे बिजनेस को समझें, उसके बाद ही डिसाइड करें कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों इसके अलावा मैं आपको 2-3 और स्टॉक बताता हूं जहां पे राकेश झुनझुनवाला ने अपने स्टेक को थोड़ा सा इंक्रीज किया है और इन स्टॉक्स का नाम है लुपिन, जुबिलेंट फूड साइंसेस। तो दोस्तों इसके अलावा टीवी 18 ब्रॉडकास्ट, तो ये कुछ कंपनीज है जहां पे राकेश झुनझुनवाला ने अपने स्टेक को थोड़ा सा इंक्रीज किया है। और यहां पे मैं आपको ये बता दूं कि राकेश झुनझुनवाला ने पहले काफी टाइम से इन कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ था, जिसके चलते मैं यहाँ पे डिटेल में आपको नहीं बताना चाहूंगा। सिर्फ आपको ये बताना चाहूंगा कि इस कंपनीज के अंदर राकेश झुनझुनवाला ने अपने स्टेक को इंटैक्ट रखा है और इसके अलावा थोड़ा सा अपना स्टेक इंक्रीज किया है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें इन स्टॉक्स की जहां पे राकेश झुनझुनवाला ने अपने स्टेक को थोड़ा सा कम किया है, तो वहां पे पहली कंपनी है एस्कॉर्ट्स। एस्कॉर्ट्स के अंदर उन्होंने अपने स्टेक को थोड़ा कम किया है। इसके अलावा राकेश झुनझुनवाला ने फेडरल बैंक के अंदर अपने स्टेक को थोड़ा सा कम किया है। तो ये सारी चीजें आपके लिए सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए था, क्योंकि अगर आप इनके पोर्टफोलियो को फॉलो करते हैं तो ये चीजें आपके लिए जानना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे फिर से मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि अगर राकेश झुनझुनवाला ने किसी भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, आपको ये नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कि उन्होंने कौन से प्राइस पे स्टॉक को बाय किया था।
हो सकता है कि उन्होंने स्टॉक को 50% नीचे बाय किया हो और अभी पहले से 50% ऊपर आ चुका हो, और अगर आप यहां पे जाके अभी बाइंग करते हैं तो आप 50% पहले ही ऊपर इस स्टॉक को बाय करेंगे। और ये इन्फॉर्मेशन आपके पास क्वार्टर के बाद आती है और हो सकता है कि एक क्वार्टर के बीच में काफी सारी चीजें चेंज हो जाएं। इसके लिए मैं आपको फिर से बोलना चाहूंगा कि अपने रिस्क एपेटाइट को समझते रहें और उसके बाद ही डिसाइड करें कि आपको कहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। चलिए दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला जी के बाद अब बात करते हैं एक और वैल्यू इन्वेस्टर की, जो कि काफी ज्यादा फेमस है वैल्यू इन्वेस्टिंग के अंदर, और जिनका नाम है विजय केडिया। और अब हम बात करेंगे कि विजय केडिया ने पिछले एक क्वार्टर के अंदर कौन कौन से स्टॉक्स को बाय किया है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं पहली कंपनी की, और दोस्तों इस कंपनी का नाम है अफोर्डेबल रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन लिमिटेड। इस कंपनी का ऑलमोस्ट 10% का ओनरशिप बाय किया है और इसके अंदर उन्होंने 6 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है पिछले क्वार्टर के अंदर। तो दोस्तों जैसे कि नाम के अंदर आता है, ये कंपनी ऑटोमेशन के अंदर काम करती है, और अगर आप इसकी कंपनी की वेबसाइट पे जाके इसकी डिटेल्स देखेंगे तो कंपनी बताती है कि ऑटो सेक्टर की काफी बड़ी बड़ी कंपनीज इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं। अगर हम कंपनीज के साइज की बात करें तो कंपनी काफी छोटी कंपनी है, एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ 54 करोड़ के आसपास का है। अगर हम कंपनी के प्राइस टू अर्निंग रेशो की बात करते हैं तो कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशो सिर्फ 17 के आसपास का है। दोस्तों कंपनी का करंट शेयर प्राइस 55 रुपीज के आसपास का है और पिछले कुछ दिनों के अंदर कंपनी लगातार अपर सर्किट बना रही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं पिछले एक साल के रिटर्न की, तो इस कंपनी ने पिछले एक साल के अंदर नेगेटिव 50% का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। तो यहां पे आपको समझ में आएगा कि कंपनी का शेयर प्राइस काफी नीचे गया है, लेकिन अगर आप इसको कोविड लो के साथ कंपेयर करते हैं तो कंपनी का शेयर प्राइस इससे काफी ज्यादा नीचे चला गया था एक टाइम पे, और वहां से हमें एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है पिछले कुछ टाइम के अंदर। लेकिन स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर आप अपने रिस्क को समझ लें और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचें। दोस्तों बात करते हैं सेकंड कंपनी की, जिसमें विजय केडिया ने पहले से इन्वेस्टमेंट करके रखा था, लेकिन रिसेंट के क्वार्टर में उन्होंने अपने स्टेक को थोड़ा सा इंक्रीज किया है, और इस कंपनी का नाम है तेजस नेटवर्क्स। तेजस नेटवर्क्स अगर मैं बिजनेस की बात करता हूं तो ये ऑप्टिकल और इसके अलावा कम्युनिकेशन के प्रोडक्ट्स बनाती है, और रिसेंट के टाइम में हमें देखा गया कि इस कंपनी ने थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस करके दिया है, जिसके बाद इनका शेयर प्राइस लगातार ऊपर को जा रहा है। दोस्तों इस कंपनी का अगर हम पिछले एक साल के रिटर्न की बात करते हैं तो कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को ऑलमोस्ट पिछले एक साल के अंदर 59% के आसपास का रिटर्न दिया है। लेकिन कोविड के टाइम पे ये कंपनी एक टाइम पे 30 रुपीज को टच किया था, जिसके बाद लगातार ये कंपनी ऊपर को जाना स्टार्ट हुई और करंटली इसका शेयर प्राइस 130 रुपीज के आसपास ट्रेड करता है। मतलब कि पिछले कुछ टाइम के अंदर इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 300% के आसपास का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों विजय केडिया का इस कंपनी के अंदर 51 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट है, और इस कंपनी के अंदर उनका टोटल ओनरशिप में से 4.5% से ज्यादा का ओनरशिप उन्होंने बाय करके रखा हुआ है। तो दोस्तों इसके बाद एक और कंपनी है जहां पे विजय केडिया ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया है, और इस कंपनी का नाम है रेमको सिस्टम्स। तो रेमको सिस्टम के अंदर भी विजय केडिया ने अपने स्टेक को थोड़ा सा इंक्रीज किया है पिछले कुछ टाइम के अंदर। तो दोस्तों इसके बाद अब आप ये जानना चाहते होंगे कि हमने आपको ये तो बता दिया कि विजय केडिया ने कौन से स्टॉक्स में बाइंग किया था, अब आप ये जानना चाहते होंगे कि उन्होंने कौन कौन से स्टॉक के अंदर अपने होल्डिंग को थोड़ा सा ट्रिम किया है। तो दोस्तों अगर हम उन कंपनीज का नाम लें जहां पे उन्होंने अपने स्टेक को थोड़ा सा कम किया है, तो सबसे पहले नंबर पे आती है लाइकिस लिमिटेड, जहां पे उन्होंने अपने स्टेक को थोड़ा सा कम किया है। इसके अलावा सुदर्शन केमिकल, जिसके अंदर विजय केडिया का काफी टाइम से लंबा इन्वेस्टमेंट था, वहां पे उन्होंने अपने स्टेक को थोड़ा सा कम किया है पिछले एक क्वार्टर के अंदर। इसके अलावा न्यूलैंड लैबोरेटरीज, जहां पे भी उन्होंने अपने स्टेक को थोड़ा सा कम किया है पिछले क्वार्टर के अंदर। तो दोस्तों ये सारी इंफॉर्मेशन थी विजय केडिया के पोर्टफोलियो की। चलिए अब जल्दी से बात करते हैं राधाकिशन दमानी के पोर्टफोलियो की, कि उन्होंने कहां पे बाइंग किया है और कहां पे उन्होंने अपने स्टेक को कम किया है। अगर हम इनका पूरा पोर्टफोलियो देखते हैं तो इनके पोर्टफोलियो के अंदर बहुत ही कम वेरिएशन हमें देखने को मिलता है। और अगर हम एक कंपनी की बात करें जहां पे सिर्फ इन्होंने अपने स्टेक को थोड़ा सा इंक्रीज किया है, तो इस कंपनी का नाम है स्पेंसर रिटेल्स। तो अगर हम स्पेंसर रिटेल की बात करें तो इस स्टॉक के अंदर राधाकिशन दमानी ने अपने स्टेक को थोड़ा सा इंक्रीज किया है पिछले एक क्वार्टर के अंदर। तो दोस्तों अगर मैं स्पेंसर रिटेल के शेयर प्राइस की बात करूं तो इसका शेयर प्राइस करंटली 82 रुपीज के ऊपर ट्रेड करता है, और पिछले एक साल के अंदर इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को ऑलमोस्ट 30% से ज्यादा का रिटर्न बना के दिया है, जो कि एक अच्छा रिटर्न माना जा सकता है। अगर मैं राधाकिशन दमानी की इन्वेस्टमेंट की बात करता हूं तो इस कंपनी के अंदर उन्होंने 16.5 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जहां पे हम आपको बताना चाहते थे कि बड़े 3 इन्वेस्टर्स जो कि वैल्यू इन्वेस्टर माने जाते हैं, राकेश झुनझुनवाला, विजय केडिया, राधाकिशन दमानी, इन्होंने अपने पोर्टफोलियो के अंदर पिछले एक क्वार्टर के अंदर कौन कौन से स्टॉक्स में बाइंग किया है और कौन कौन से स्टॉक्स के अंदर सेलिंग किया है।
लेकिन जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, वीडियो के एंड में आपको फिर से यही बताना चाहता हूं कि वीडियो जो भी हम लेके आते हैं प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए लेके आते हैं, और जब भी हम बड़े इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो की बात करते हैं, ये सिर्फ हम आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए करते हैं। हम आपको ये नहीं बोलना चाहते कि आप इन स्टॉक्स को बाय कर लें, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर्स का रिस्क एपेटाइट अलग होता है, आपका रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी अलग होता है, जिसके चलते आपके लिए ये सब चीजें जानना गुड टू हैव इंफॉर्मेशन है, लेकिन इनके ऊपर एक्ट करना आपके लिए शायद जरूरी नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको यही बोलना चाहता हूं कि अपनी अच्छी रिसर्च करें। अपनी अच्छी रिसर्च करने के बाद, पूरा रिसर्च करने के बाद ही डिसाइड करें कि क्या आपको किसी भी स्टॉक को बाय करना चाहिए या किसी भी स्टॉक को बाय नहीं करना चाहिए। और वीडियो के एंड में मैं आप सब सब्सक्राइबर्स को एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप इतने टाइम के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आने वाले टाइम में हम ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते रहेंगे, जिसके चलते अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि इन सब स्टॉक्स के अंदर कौन से स्टॉक में आपको बाइंग करनी चाहिए, कौन से स्टॉक में आपको सेलिंग करनी चाहिए। और यहाँ पे प्लीज अपनी रिसर्च करके कमेंट सेक्शन के अंदर अपना रीजन भी दें, ताकि आपके कमेंट से हमारे व्यूअर्स को काफी कुछ सीखने को मिले। हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.